नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। कल जो हमारा एक लेक्चर आया था आपको जीएस पेपर फर्स्ट के ऊपर आपका मौर्यन आर्ट से आया था और ये उसका दूसरा लेक्चर है। और ख़ास करके उनके लिए जो कि अभी अभी जो आपका बीपीएससी ऑडिटर का पीटी का एग्ज़ाम हुआ है और उनके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आगामी आने वाले जो 67वें बीपीएससी का मेंस है, चाहे वो सीडीपीओ का है, सब में ये कॉमन सब्जेक्ट होता है जीएस पेपर फर्स्ट। और ये जो पार्ट चल रहा है आपका हिस्ट्री का, अभी सीरीज चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है आपका पटना कलाम है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग आपका मौर्य कला को, वो जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो आज का टॉपिक हम लोग का पटना कलाम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पटना कलाम का। जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पटना कलाम से, चूँकि हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये 66वीं बीपीएससी जो रिसेंटली हुआ था 29 से 31 जुलाई के बीच, उसमें ये देखिए क्वेश्चन 38 मार्क्स में पूछा गया था। कि जो क्वेश्चन था आपका कि पटना कलाम चित्रकला के मुख्य विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ द पटना कलाम पेंटिंग्स, यानी उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, यानी फीचर्स की बात कर रहे हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए लिखने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि आप पूरा ना एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब अगर दिखाते हैं तो आपको क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू जो पैराग्राफ में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप लोग ना हमेशा क्या है कि पॉइंट वाइज लिखें, और जहाँ पे ग्राफ और जो फ्लो चार्ट का ज़रूरत होता है वहाँ पे ज़रूर लिखें। क्योंकि इससे क्या होता है एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और अच्छा मार्क्स भी मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पटना कलाम के बारे में। तो पटना कलाम के बारे में देखिए, पटना कलाम पेंटिंग एक क्या है, मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग एक ऑफशूट है। देखिए जो आपका मिनिएचर स्कूल होता है ना, मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि इतना सा होता है, जो 2/3 या 4/4 के 5 में रहता है, यानी छोटा सा जो होता है मिनिएचर पेंटिंग, जो आपकी दीवार पे जो लगाया जाता है वही आपका क्या होता है, मिनिएचर पेंटिंग होता है, ठीक है। आप ये चीज़ इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा यह मुगल काल के दौरान बिहार में प्रसिद्ध है, ठीक है। मुगल काल से ही क्या है, बिहार में ये जो पटना कला में ये फेमस है। और चित्रकला की मुगल शैली जो पारंपरिक शैली के साथ फारसी शैली का मेल है, यानी कह सकते हैं कि ये जो चित्रकला की जो मुगल शैली है, चूँकि पता होगा कि उस टाइम पे आपको मुगल काल था और जो फारस का जो शैली है, दोनों से ये मिक्सन होता है। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जिसे चित्रकला की कला में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। आप जानते होंगे कि औरंगजेब था, ठीक है, उसको कि उसके शासनकाल के दौरान उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं था चित्रकारी में। इन्होंने इसलिए क्या था, दरबारी कलाकारी सहित लोगों को एक समूह दिल्ली से मुर्शिदाबाद क्षेत्र में चलाया। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ये जो औरंगजेब था दिल्ली के ही इर्द गिर्द क्या है शासन उनका घूमता था। तो जब वहाँ के जो कलाकार थे उनको अगर नहीं दिया जाएगा संरक्षण उनके कोर्ट में, उनके दरबार में, तो क्या हुए, वो अपने जीवन यापन बसर करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। तो करते क्या है, तो ये देखिएगा, ये बात कब की है, तो आपका 1750 से 60 की बात है। उसके बीच क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद लूट तथा तूतिन के कारण हिंदू विरोधी दृष्टिकोण और नीतियाँ, मतलब इसके कारण क्या था कि वो चूँकि आपको पता होगा कि वो क्या था, जिहाद चलाना चाहते थे औरंगजेब, और वो नहीं चाहते थे कि हिंदू हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस कारण क्या है, वहाँ से जो यूरोपीय कलाकार थे, ये जो कलाकार थे वो क्या है, यूरोपीय के प्रभाव में और इस तरह पेंटिंग के अनूठे रूप का निर्माण शुरू हो गया। यानी वो सब क्या है कि मुर्शिदाबाद से कहाँ चले आए, ये लोग बंगाल चले आए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुर्शिदाबाद से कहाँ पे चले आए थे, बंगाल चले आए, बंगाल से फिर बिहार आते हैं। और बिहार में आते हैं तो ये यूरोपियन, चूँकि उस टाइम पे क्या था, यूरोपियन का सरकार था, और यूरोप का कलाकार को क्या संरक्षण मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपके पटना कलाम पेंटिंग का जन्म होता है। इसके बाद है कि पटना के जो चित्रकार जो थे, खास करके पटना के दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा, ठीक है, लोधी कटरा होगा, मचरहट्टा क्षेत्र में क्या हुआ, बसे थे। ये लोग जो कलाकार आए थे दिल्ली से आपके जाके ये सब क्षेत्रों में बट गए, क्या है, बस गए, ठीक है। इसके अलावा है कि यूरोपीय चित्रकार बाजार की खोज कर रहे थे और अपनी शैली का यूरोपीय लोग के स्वाद के अनुकूल क्या है बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता का बहुत सम्मान करते थे। यानी क्या है कि ये कलाकार को क्या है कि जो आपको यूरोपीय लोग जो थे सम्मान की नज़र से देखते थे और उनको संरक्षण दिया, जिसके कारण क्या है कि और 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान क्या है, ऊपरी और मध्य शांति के साथ उचित चर्मपत्र की हड्डी और बाद में हाथी दांत के लघु चित्र फैशन भी बन गया आपका। देखिए आप देख सकते हैं आज के रिलेवेंट में। और आज भी देखिएगा पटना कलम पेंटिंग है जो कि दीवारों में लगाया जाता है। ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। और इसको ना आप थोड़ा सा देखिए, इस टाइप से ही आपका क्या था,
पटना कला में पेंटिंग था, लोकल बाजार पे रिलेटेड था, लोकल बाजार है, ये सारी चीज़ें पे क्या था कि पटना कला में पेंटिंग में था। और इतना लिखने के बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, अब थोड़ा सा ये देखिए मिनिएचर पेंटिंग की जो बात किए थे यही होता है। देखिएगा एक फ्रेम में होता है, मान के चलिए 5x4 का फ्रेम है, इसी तरह से बना के क्या होता है दीवार पे रखा जाता है। ठीक है, ये आपका कुछ मिनिएचर पेंटिंग होता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जब अब इतना बना के अगर आप थोड़ा सा मैपिंग का उपयोग करिएगा तो आपको क्या है 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, और इसको ना हमेशा फिगर को बनाने के बाद एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले भारत का मैप बना के, ओरिजिन कहाँ से था देखिए दिल्ली से कहाँ या मुर्शिदाबाद से क्या पटना चला गया। ये जो थे अब पटना में कहाँ है तो देखिए दीवानी मोहल्ला और क्या है लोधी कटा और मचरहट्टा, ये सब इलाकों में क्या है जाके बस गए। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा फिगर अगर बनाइएगा तो आपको क्या है अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि पटना जो आज का जो मेन टॉपिक है कि पटना कलम की विशेषताएं क्या होती है। तो एक तो होता है कि आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, या ये तो आपका इंग्लिश में देखिएगा इस तरह से आप ग्राफ बना के मैंने फ्लो चार्ट का यूज करके आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं सारा चीज़। ठीक है, अब ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये इंग्लिश में देखिएगा, सारे को इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। देखिए पहला है कि कोई प्रदिश नहीं था, विषय वस्तु की बात किया जाए, कैनवास के स्रोत क्या थे, रंगों के स्रोत क्या थे, ब्रश कौन सा यूज करते थे, उसके जो बनाने का जो चेहरे का भाव क्या था, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, और तकनीक की पेंटिंग शैली क्या थी। ये तमाम या तो आप क्या कर सकते हैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम जो आपको बता रहे हैं क्या है कि टू द पॉइंट लिखना है, और इससे आपको क्या है ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं विषय वस्तु की बात करते हैं। तो विषय वस्तु में क्या है कि मुगल पेंटिंग के विपरीत क्या है कि जिसकी विषय वस्तु रॉयल्टी और दरबार के दृश्य थे, यानी ये सारे के सारे क्या था कि दरबार में प्रस्तुत किए जाते। पटना कलाम के चित्रकार जो थे आम लोगों के दैनिक जीवन से गहराई से प्रभावित थे। ठीक है, अभी आम लोगों के दैनिक जीवन से, जैसे अभी देखिएगा ये जो आप फिगर में देख रहे होंगे ये देखिए ये क्या है लोकल चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, यही आपका लोकल चीज़ पे बेस्ड है, और ये देखिए इसकी विशेषताएं भी है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके अलावा क्या है जो इसके जो मुख्य विषय थे देख रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं यानी जो काम करते हैं जैसे ठठेरा टाइप लिया हुआ, व्यापारी से है, लोहार से रिलेटेड है, बाजार का दृश्य जो भी हम बता चुके हैं, स्थानीय त्यौहार से रिलेटेड है। ठीक है, और स्थानीय शासक के रिलेटेड था इसका विषय वस्तु जो कि इसकी विशेषताएं को बताता है। आगे अगर बात किया जाए तो ये देखिएगा लोकल बाजार आपको दिख रहा है, लोकल फेस्टिवल भी आपको दिख रहा होगा, सारा चीज़ ये देख रहे हैं, पीछे से गन्ना का पेड़ भी लग रहा है, इधर मंदिर भी है। तो इस टाइप से आप देखते हैं कि इनका जो था लोकल बाजार पे था, लोकल फेस्टिवल पे था, स्थानीय शासक पे था, ये सब इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अगर रंगों की स्रोत की बात किया जाए, जैसे कि उस टाइम पे क्या था कि आज की डेट में क्या है कि ब्लू हो या हरा हो या नीला हो, ये सब तमाम चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम लोग कलर ले आते हैं मार्केट। लेकिन उस टाइम पे क्या था जो चित्रकार थे ना रंगों के लिए क्या करते थे, सब्जी, पौधे, चावल, पाउडर, हल्दी पाउडर, लकड़ी का कोयला, ठीक है, फूल और धातुओं से प्राकृतिक और अचूक रंग का प्रयोग करते थे। मान के चलिए किसी को पीला रंग का कला है, ठीक है, पीला रंग, तो वो क्या करेगा हल्दी को पीस के लगा देगा। ठीक है, हल्दी को पीस के कर देगा लगा देगा। इसके अलावा मान के चलिए कि आपका वाइट है, ठीक है, तो वाइट किसका है, तो चावल जो होता है ना, चावल को पीस के उसी से रंग देते थे, तो हो गया वाइट। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कह सकते हैं कि मान के चलिए कि आपका क्या है काला रंग करना, तो काला रंग किससे हो जाएगा, तो काला हो जाएगा, ये लकड़ी का जो कोयला है इसी से रंग देते थे। तो इस तमाम चीज़ों को क्या है ये इन लोग यूज करते थे। इसके अलावा कैनवास का स्रोत, ठीक है, कैनवास का स्रोत में अगर देखा जाए तो कैनवास जहाँ कांच, अबरक और हाथी दांत की चादरों से बने होते थे, पेंटिंग में हल्के रंग के स्केच और जीवन की तरह प्रतिनिधि होते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि हल्के रंग के स्केच होते थे, ऐसा नहीं कि ब्रश जो था बहुत मोटा होता है, जैसे ब्रश करने में देखिएगा बहुत स्मूथली करते थे, ब्रश करते थे इन लोग। ठीक है, तो ये आपका कुछ। इसके अलावा बैकग्राउंड इसका क्या होता था, पृष्ठभूमि को बोलते हैं बैकग्राउंड। जैसे कि मान के चलिए आप लोग फोटो खिंचाते हैं, जैसे सेल्फी लोग लेते हैं, तो सेल्फी लेते हो देखते हो उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। तो इन लोग भी जो पेंटिंग बनाते थे ना उसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए कि बैकग्राउंड कैसा होता था। ठीक है, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो विशिष्ट विशेषताओं में से एक यह था कि आमतौर पे इन्हें कोई लैंडस्केप पृष्ठभूमि नहीं होती थी, मैंने इनका कोई पृष्ठभूमि होता ही नहीं था। मतलब आराम से क्या करते थे 5x4 लिए, आराम से क्या है कि जो चित्र बनाना है, जैसे राधा कृष्ण का देखिए मिनिएचर पेंटिंग की बात किया जाए, जैसे ये वाला देखिएगा कहाँ गया आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा इस टाइप से क्या था कि बैकग्राउंड में जैसे मान के चलिए आराम से ये बनाते थे और ये पूरा फोटो बना दिया गया। ठीक है, यही इसकी विशेषताएं थी, ये बैकग्राउंड की बात कर रहा है। आगे जो आपका थर्ड पॉइंट हो गया बैकग्राउंड, अगला है 5वां नंबर चेहरे का भाव देखिएगा। तो जो चेहरे का भाव होता था, इस तरह के चित्रों के जो चित्र होते थे भारी भौहें भौहें देखिए, भौहें जो होता है भारी होता था, ये देखिए जो है ना यहाँ पे। इसके अलावा कहता है चित्रित नाक होते, नुकीले चेहरे होते थे, ठीक है,
और चित्रित किए गए थे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा जो ताड़ी नहीं देखते आज के डेट में जो पासी होता है वो ताड़ी बेचने के लिए जाता है। ये देखिए फोटो है, यहाँ पे देखो चेहरे का जो भाव एक्सप्रेस्ड एकदम नजर आता था, नुकीले चेहरे थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो पक्षी है वर्ड के, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, भारी भौहें होते थे। ये तमाम चीज़। ब्रश देखिए, ब्रश जो क्या होता है कि जनरली क्या होता है, पेंटिंग ब्रश जानवरों को फार से बनाए थे, जानवर का जो फार्स होता था ना उससे ये ब्रश का उपयोग करते। ब्रश मीन्स क्या होता है, जैसे आज के दिन में जो पेंटिंग करते हैं घर में, ठीक है, जैसे ये मकान है और यहाँ पे मान के चले पेंटिंग करना है, तो ब्रश जो होता है क्या होता है, बहुत ही स्मूथली होता है। ये किससे बनाते हैं, जानवरों के फार से ये बनाए जाते थे। जो लास्ट पॉइंट है इसका कि तकनीक की पेंटिंग शैली क्या थी, तो यहाँ पे देखिए पटना कलम चित्रों के रंग को चित्रित करने के जोखिम के बिना सीधे झाड़ियों के साथ पेंटिंग और पेंटिंग की प्रक्रिया को काजली सेची के नाम से जाना जाता था, ठीक है, काजली सेची के नाम से इसको जाना जाता था। ये कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, यानी इसके फीचर्स थे। अब देखिएगा कि पटना कलाम के अंतर्गत कौन कौन से चित्रकार आते थे। तो देखिएगा ये 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, ये आपको क्या है कि लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर जो आपका पटना कलाम से रिलेटेड अगर चेक करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको नंबर कट सकता है। लेकिन देखिएगा अगर 18वीं शताब्दी की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में क्या है, कौन से, तो सेवक राम थे, ठीक है, सेवक राम। और ये शैली की, ये क्या बताए थे, इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार थे, ठीक है, कौन, सेवक राम जी। और इसके अलावा देखिएगा 19वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में कौन कौन थे, तो एक आपका हुलास लाल थे, महादेव लाल थे, माधव लाल थे और शिवदयाल थे। जो हुलास लाल है वो क्या था, होली दिवाली आदि त्योहारों को क्या था, उल्लासपूर्ण एवं जीवित चित्रण करते थे। और आपका जो महादेव लाल है ये क्या करते थे, तो रागनी गंधारी का चित्र जिसमें नायिका के विरुद्ध का मार्मिक चित्रण होता था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा माधव लाल जो है, माँ से माधव, और ये क्या थे कि ये बीना बजाते हुए विरहनी नायिका थी। इसके अलावा है शिव दयाल, शिव दयाल की अगर बात की जाए तो मुस्लिम निकाह से संबंधित जितने भी चित्र होते थे ये शिव दयाल जी का काम था। एक है यमुना प्रसाद, ये क्या करते थे, बेगमों की शराबखोरी का चित्रण ये बनाते थे यमुना प्रसाद जी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो लास्ट है 20वीं अगर शताब्दी की बात किया जाए तो 20वीं शताब्दी में राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद, याद रखिएगा, एक तो है राधा मोहन बाबू, एक दूसरा ईश्वरी प्रसाद है। ये क्या कहते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें, जो राधा मोहन बाबू हैं, इन्हें पटना कलाम की पारखी माना जाता था, मतलब होता ना कि अनुभवी थे ये। और छवि चित्रण के आचार्य पटना कला विश्वविद्यालय के संस्कृत संस्थापक थे। और जो ईश्वरी प्रसाद थे ये इस शैली के अंतिम दौर के कलाकार हुए। इनकी क्या है, कलकत्ता निवास के कारण इस जेल को अन्य केंद्र का कलकत्ता में भी बन गया, यानी इनका जो फैलाव था कलकत्ता में लेके। तो फिर से सुनिएगा, 18वीं शताब्दी में एकमात्र है आपका सेवक राम, 19वीं शताब्दी में 4 हैं, हुलास लाल, महादेव लाल, माधव लाल, शिवदयाल और यमुना प्रसाद। और जो 20वीं सदी के हैं राधा मोहन प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। इतने आपको क्या है लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि इसका साइलेंट फीचर्स, यानी पटना कला मुगल शैली का महत्व क्या था, मैंने क्या महत्व है इसका, ठीक है। अभी तक आप देखो लिखे इसका विशेषता है। अब देखिए इसका जो लिख सकते हैं यहाँ पे, जो पटना कलाम शैली का महत्वपूर्ण विशेषता है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो पहला है कि पेंटिंग क्या था, इंडो वेस्टर्न शैली का संयोजन दिखाती है, जिसका अर्थ क्या होता है कि स्थानीय मुगल और ब्रिटिश मुगल का ये मिश्रण है, ठीक है। पहला आपका ये फीचर्स महत्व है। दूसरा जो है उनके चित्रकला विद्यालय के प्रमुख केंद्र जो थे पटना, दानापुरा और आरा थे, ये आपको लिखना होगा। और पेंटिंग में क्या था, धर्मनिरपेक्ष विषय, खास करके आपका कोर्ट पिक्चर था, अकबर धार्मिक सहिष्णुता नीति था और जहांगीर न्याय से रिलेटेड ये था। ये बहुत ही अच्छा बात हो सकता है। आगे है कि आपका चौथा जो पॉइंट है कि क्षेत्रीय चित्र शैली का विकास था। इसमें लिखेगा कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कलाकार जो थे अलग अलग प्रांतों में गए और राजस्थान से और पहाड़ी शैली का भी क्षेत्रीय, मतलब क्या है कि जैसे जैसे विकास वो लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए तो वहाँ भी क्या अपना प्रभाव छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए पाँचवा पॉइंट में है कि पटना कलाम आम लोगों के दैनिक जीवन से बहुत प्रभावित है, जैसे बाजार में व्यापार का काम करने वाले कारीगर, आयरन स्मिथ, स्थानीय ग्राम और स्थानीय त्यौहार क्या है शादी रिलेटेड थे। ये सब इसका क्या है महत्व था। अगर देखा जाए कि पटना कलम का पतन कैसे हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि हाउ पटना कलम पेंटिंग्स आर डिक्लाइन। तो इसके पीछे रीजन ये है कि देखिएगा कि इसके जब पे आप देखिएगा कि जैसे कोई मार्केट में देखिए बढ़िया चीज़ आता है तो लोग खराब चीज़ को भूल जाते हैं, मतलब
इन द सेंस क्या है, पटना कलाम से अच्छा एक मधुबनी पेंटिंग उभर के आया। और मधुबनी पेंटिंग क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो मधुबनी पेंटिंग है यहाँ पे, कि इससे ज़्यादा मतलब एक्नॉलेजमेंट हुआ, उनको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। तो ये क्या है, और जो रूलर थे इनको ज़्यादा संरक्षण मिल गया। दूसरा चीज़ ये है कि पटना जो कलाम जो है वो कंपटीशन में ज़्यादा उतर के आया, और वहीं पे क्या पॉपुलर हो गया। और न केवल इंडिया में बल्कि विश्व के कई क्षेत्रों में क्या है, जो मधुबनी पेंटिंग है विकसित हो गया। खास करके आप देखिएगा कि जो पटना वाले जो रीजन है आपका, देखिएगा कि आप जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जाइएगा, चाहे कहीं पे जाइएगा, तो वहाँ पे जो मधुबनी पेंटिंग देखिएगा दीवारों पे लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है, मार्केट में ज़्यादा छा गया विथ रिस्पेक्ट। आप कह सकते हैं कि पटना कलाम जो पेंटिंग था वो उसके रिस्पेक्ट में कम प्रभावित हुआ। इसलिए क्या है, धीरे धीरे। और तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसको क्या है कि पटना कलाम को जो उस समय के जो यूरोपियन शासक थे उसको इसको संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण क्या है कि लोग बेरोजगार हो गए, इधर से उधर चले गए। तो क्या है, उनको जब काम मिलता ही नहीं था तो क्या होगा कि उनका जो काम था वो धीरे धीरे ठप पड़ा गया। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पटना कलाम पेंटिंग था वो उसका पतन कैसे हुआ। लास्ट में आप जो कंक्लूजन है उसको लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि देखिएगा कि उपरोक्त इसलिए उपयुक्त संदर्भ से पटना कलाम पेंटिंग क्या है कि जो प्रासंगिकता क्या है आज भी इसका वर्तमान है। जैसे आप देखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में एक सम्मानजनक स्थान रखती है और उच्च सम्मान के साथ देखी भी जाती है। और खास करके आज के डेट में देखिए रिलेवेंस ये क्या है, पटना कला महाविद्यालय खुदा बख्श क्या है, जो खुदा बख्श जो पुस्तकालय उसमें भी संरक्षित है। और देखिएगा कि इसके लिए क्या आप देख सकते हैं कि पटना में ही देखिएगा डिफरेंट जगहों पे क्या है किसका विद्यमान। जैसे अभी हम बताए थे कि जैसे ये जो आपका राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जाएगा तो वहाँ के जो दीवारों पे भी चिपका हुआ है। और खास करके देखिए आज के डेट में क्या है, ट्रेनों में भी खासकर कभी कभी देखे थे वो जो ट्रेन था आपका सुपर जो क्या संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, उसमें भी देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग का चित्र लगा दिया गया था। तो ये सब क्या है, उसके यार आज के डेट में प्रासंगिकता है, लोकप्रियता बढ़ रही है, और बिहार सरकार क्या है इसको बढ़ावा दे रही है। ये आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि बिहार सरकार भी काफ़ी इसके लिए जागरूक मतलब कर सकते हैं कि भाई उसको पाठ्यक्रम के साथ ला सकते हैं, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। और क्या है, प्रदर्शनी भी राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ कलाकारों को स्वतंत्रता देती है। तो ये सब आप क्या कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अगर आप इतना लिखिएगा तो आपका पटना कलाम पेंटिंग है एक बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल सकता है आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या है इस वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और प्लीज़ आप लोग रेगुलर रहिएगा। आपका डेली एक लेक्चर, कल का जो आपका जो टॉपिक होगा वो पाल कला होगा, ठीक है। मौर्य कला हो चुका है, दूसरा जो आपका था आज पटना कलाम पेंटिंग है, और कल जो होगा आपका पाल कला होगा। तो आप लोग रेगुलर रहिए, आपका जो कोर्स है समय पे ही समाप्त कर दिया जाएगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।